नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने का बीजेपी का सपना चकनाचूर कर दिया। पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी के तिलिस्म को आम आदमी पार्टी के झाड़ू ने छूमंतर कर दिया है। एमसीडी चुनाव 2022 में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। वहीं बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 77 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 85 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं जीत के बाद आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 134 सीटें हासिल की, तो वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि इसी बीच बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही सबसे ज्यादा सीटें आपने जीती हो, लेकिन एमसीडी में मेयर बीजेपी का ही होगा। बीजेपी ने आज शाम आपको बताएं कि दिल्ली बीजेपी इकाई के सभी पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई। वहीं करीब शाम 7:30 बजे सभी जीते हुए पार्षदों को भी बुलाया गया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनने का दावा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मेयर हमारा 15 साल की सत्ता के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर 1% बढ़ा है और दिल्ली में हुए पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में आपका वोट शेयर लगभग 12% गिर गया है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे काफी शायराना अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को शेर सुनाते हुए कहा कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, मेरी राय भी बदलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के संरक्षक के रूप में जगदीप धनखड़ की भूमिका बाकी भूमिकाओं से काफी बड़ी है। वो जिस आसन पर बैठे हुए हैं उस पर कई गणमान्य लोग बैठ चुके हैं। वो भूमिपुत्र हैं, संसदीय परंपराओं को बखूबी समझते हैं। राजस्थान, विधानसभा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे हैं। पढ़ने लिखने की उनकी रुचि है, उनकी रूपरेखा बेहद बड़ी है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ का भी पहला दिन था और यही कारण है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज सभी लोग स्वागत कर रहे थे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया था।
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन पीएम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। इस दौरान आपको बताएं कि उन्होंने हालांकि संबोधन करते हुए साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तारीफ की। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं, उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है, इस प्रकार वो जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। आप संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये देश के कई लोगों के प्रति प्रेरणा है। आप सदन में इस महती पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि संसद का ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। अमृतकाल विकसित भारत का कालखंड होगा। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि जगदीप धनखड़ के मार्गदर्शन में राज्यसभा अपनी विरासत को न केवल आगे बढ़ाएगी बल्कि नई ऊंचाइयां भी देगी। पीएम मोदी ने पूरे सदन और देश की तरफ से आदरणीय सभापति के शुभकामनाएं भी दी। इसके पहले भी रामनाथ कोविंद जी वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज पहली बार राष्ट्रपति महामहिम के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। भारत की विदेश नीति में हो रहे लगातार विकास की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सराहना की है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते वैश्विक हितों, विस्तार के पदचिह्न और अधिक गहन साझेदारी के बीच भारत की कूटनीति जारी रही है। संसद में भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास पर अपनी टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले मानसून सत्र के बाद से भारत की कूटनीति में तेजी आई। वहीं राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय विदेश नीति भारतीय लोगों की सेवा के लिए है। हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। विदेश नीति आज केवल एक मंत्रालय या फिर यहाँ तक कि केवल सरकार की कवायद नहीं रह गई है, इसका सभी भारतीयों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रयास है कि भारतीय लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां क्यों न हो। रूस से तेल खरीदने को लेकर दुनिया में भारत पर उठे सवालों के बारे में जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपनी कंपनियों से रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उनसे वो खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये बाजार पर निर्भर करता है। इसके अलावा समझदारी भरी नीति ये है कि जहां पर सबसे अच्छा और सस्ता सौदा मिले वहां से खरीदा जाए। ये भारतीय लोगों के हित में भी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में एक बार फिर रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला हुआ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इस बार रेपो रेट में 0.35 पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो गई। आपको बता दें कि ये 5वीं बार है जब रेपो रेट में इजाफा देखने को मिला। इसके पहले 4 बार महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। आखिरी बार 30 सितंबर को मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट को बढ़ाया गया था।
तब रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक बीते सोमवार से शुरू हुई थी। 3 दिवसीय इस मीटिंग के बाद अब रेपो रेट में इजाफा करने का ऐलान हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति दर्ज करवाई थी। हालांकि विशेषज्ञों द्वारा पहले से माना जा रहा था कि रेपो रेट को इस बार कम दर से बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई के इस फैसले के बाद से ही ग्राहकों के लिए बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ने से ग्राहकों के लिए लोन लेने पर महंगे ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की 19वीं वार्षिक लिस्ट में जगह बनाई है। फोर्ब्स ने साल 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट मंगलवार को जारी की, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं, जबकि हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार चौथा वर्ष है जब निर्मला सीतारमण ने सूची में अपनी जगह बनाई है। पिछले साल वो 37, 2020 में 41 और 2019 में 34वें स्थान पर थी। साल 2021 में कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला अश्वेत और पहली दक्षिणी एशियाई अमेरिकी बनी। फोर्ब्स के लिस्ट में सीतारमण के अलावा अन्य भारतीयों में HCL कॉरपोरेशन की CEO और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। लिस्ट में बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी, बुच स्टील अथॉरिटी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सोमा मोंडल और नायका की संस्थापना फाल्गुनी नायर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बेबुनियादी और भड़काऊ टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राज्य के 2 मंत्रियों के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर बेलगावी में प्रदर्शन हुआ था। दरअसल शंभुराज देसाई और चंद्रकांत पाटिल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेलगावी से जुड़े सीमा विवाद के मामले की पैरवी कर रही कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए नियुक्त किया था। वे महाराष्ट्र समर्थक संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को शहर का दौरा करने की योजना बना रहे थे। कन्नड़ समर्थक प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण दोनों मंत्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। बिहार में जब से जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ा है, तभी से बीजेपी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए एक तरह से विवादित बयान दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री
नपुंसकता के शिकार हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में फिर से जंगलराज लौट आया है। प्रदेश की सरकार नपुंसक हो गई है। अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने दोबारा जंगल राज लाने में भूमिका निभाई है और इसीलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अश्विनी चौबे ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का विश्वास देकर सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन वो एक बार फिर बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। दो 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिन में लिखित दलील जमा करवाने को कहा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सौंपने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 24 नवंबर को मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस नजीर के अलावा संविधान पीठ के अन्य 4 सदस्य हैं। जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना, V रामा सुब्रमण्यम और BV नगरतला जजों ने इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से पी चिदम्बरम और श्याम दीवान जैसे वरिष्ठ वकीलों को सुना और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी दलीलें रखी। वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने रिजर्व बैंक की तरफ से बहस की है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट वापस ले लिए थे और इसके खिलाफ कई याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर रोक लगाने समेत मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। प्रबुद्ध सम्मेलन में आज शाहजहांपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के साथ ही सेफ सिटी भी बनाएंगे। चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और CCTV कैमरे लगाकर लूटपाट की घटनाओं को रोकने का काम हो रहा है। वहीं खिरनीबाग रामलीला मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने 30 मिनट के भाषण में सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज लोगों को आवास योजना, आयुष्मान योजना के साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कई रंगों की स्ट्रीट लाइटें सड़क पर मिलती थी, बिजली थी ही नहीं, तो ये लाइटें जलती कहां से। अब सफेद रंग की LED से सड़कें रोशन रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के साथ ही अन्य निकायों पर बीजेपी का प्रत्याशी जिताएं ताकि शासन की सभी योजनाओं का लाभ जनता को पूरी तरीके से मिल सके। भारत माता की जय और वंदे मातरम से भारत की शुरुआत करने वाले योगी आदित्यनाथ ने जय हिंद के साथ समापन किया। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर 308 करोड़ की 87 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। वहीं मंच पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, PWD मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सांसद मिथिलेश कुमार साथ में मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।